प्रिय मित्रों और मेरे युवा साथी और मित्र, आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में क्लासेस नहीं होने की वजह से आप लोगों की बड़ी कमी महसूस हो रही है। पिछले 2 सालों में एनएसएस की वजह से समझ लीजिए, या क्लासेस रेगुलर आप क्लासेस में आते रहे और आप लोगों के बिहेवियर से मुझे आप लोगों का जो अपनत्व भरा जो व्यवहार मैंने पाया है, वास्तव में उसकी बहुत कमी महसूस होती है मुझे कई बार। हालांकि समय ऐसा है कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, वरना क्लासरूम टीचिंग की अपने आप एक अलग ही उसका एक मज़ा होता है, अपना एक आनंद होता है। तथापि काम होता रहना चाहिए, काम कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। प्रत्यक्षवाद के ऊपर भी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो मैंने प्रत्यक्षवाद की जो बात की है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद न केवल आपके थर्ड ईयर में है बल्कि सेकेंड ईयर में भी है, जैसा मैंने पहले भी अपने लेक्चर में इस बात को कहा था। लेकिन जब सेकेंड ईयर में मैं बात करूंगा तब रोलिंग चैम्बलिस की बात नहीं करूंगा या उस तरह से प्रत्यक्षवाद को नहीं समझाऊंगा। लेकिन जब थर्ड ईयर में प्रत्यक्षवाद की बात करूंगा, बात करने का तरीका अलग होगा। इस डिफरेंस को, इस बारीकी को हमें समझना होगा, क्योंकि प्रत्यक्षवाद एक अध्ययन की पद्धति थी, एक अध्ययन का तरीका था जो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों, प्रारंभिक जो हमारे विचारक रहे, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की तरह, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बेहतर बनाने के लिए उसी की अध्ययन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, उसी को रूप में लेते हुए उन्होंने प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया और एक अलग से पद्धति उन्होंने तैयार करने का प्रयास किया। और इसीलिए रोलिंग चैम्बलिस ने कॉम्ट के उस मूल विचार को समझाने के बाद यहाँ पर उन्होंने एक संक्षिप्त व्याख्या की है, जिसको आप लोगों को मैंने सुबह इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। कुल मिलाकर संक्षेप में प्रत्यक्षवाद जो है विचार की एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा सकती है। अब यहाँ पर केवल इतना सा ही हमें समझना है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तथ्यों की खोज करना, नियमों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद की मूल अवधारणा है, प्रत्यक्षवाद मूल रूप से है। यानी कि एक विचार, एक ऐसी अवधारणा जो उस वक्त किसी ने नहीं सोची थी, या बहुत से लोगों ने सोची होगी, लेकिन उसका स्वरूप जो स्पष्ट किया, उस अवधारणा के रूप में जो स्पष्ट किया, वो कॉम्ट ने सबसे पहले ये काम किया। तो कॉम्ट की हमें इस बात को समझना होगा, और उस कॉम्ट के साथ में इसमें बहुत सारे अन्य विचारक भी रहे। कॉम्ट के इस काम को आगे बढ़ाने का सबसे प्रमुख श्रेय जो जाता था वो इमानुएल दुर्खिम को जाता है। मैं ये बार बार ये बात आपको कहता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ, ताकि बार बार कहने से, बार बार सुनने से कहीं ना कहीं आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगी, ये बात याद रह सकती है। इस बात इस रूप में अगर हम कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, थर्ड ईयर में जब प्रत्यक्षवाद की बात आएगी तो हम केवल कॉम्ट के बारे में बात करेंगे। दुर्खिम ने कॉम्ट से प्रभावित होकर कैसे करने का प्रयास किया, क्या किया, उसको हम नहीं बात करेंगे। कॉम्ट ने अगर धर्म को प्रत्यक्षवाद से जोड़ा है, और बाद के विद्वानों ने, इवन कि कॉम्ट के खुद के, आप जब इसकी हम समालोचना करेंगे तो कॉम्ट के खुद के शिष्य, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। वो भी कॉम्ट के उस विचार से परेशान हुए थे। जो मैंने सुबह एक अपना कल मैंने एक अपना वीडियो जो है वॉइस रिकॉर्ड मैंने आपको भेजी थी, जिसमें मैंने कॉम्ट के जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। तो उसका खुद का शिष्य जो था वो भी उससे परेशान हुआ, वो भी उससे तकलीफ में आया, लेकिन फिर भी कॉम्ट की अपनी सोच थी। तो हम केवल कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की बात करेंगे। अब कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं की हम यहाँ पर बात करें, और कॉम्ट की विशेष जो प्रत्यक्षवाद की विशेषता है वो सबसे पहले ये मानता है कि समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। आप, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, अगर आप पुस्तक से भी पढ़ना चाहते, क्योंकि मैंने अधिकांशतः सभी पुस्तकों से लेकर इस पर बात कही है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई पुस्तक देखना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप गुप्ता शर्मा की किताब लें। एम.एल. गुप्ता और डी.डी. शर्मा जी की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। मतलब एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ,
ये समझ लीजिए एक तरह से बड़ी पासबुक 1 वीक सीरीज टाइप की, उसमें टू द पॉइंट बहुत सी बातें लिखी हुई है और बहुत ढंग से और सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब समाज के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। कॉम्ट का यह मत था कि जिस प्रकार से सामाजिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसके अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिस प्रकार से कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी या प्राकृतिक प्रकृति में भी जो घटनाक्रम होते हैं उसके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही घटनाएं घटित होती हैं। मैंने अपने कल के लेक्चर में भी ये बात कही थी कि 1838 में समाजशास्त्र के आने से पहले मैंने समाजशास्त्र के उद्भव की बात की थी, फिर पुनर्जागरण की बात की, उसके बाद में मैंने ये प्रत्यक्षवाद लेके आया मैं, क्योंकि समाजशास्त्र के उद्भव से ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे समाजशास्त्र की नींव प्रारंभ हो रही थी। तो एक निश्चित नियम थे, एक निश्चित प्रणाली थी, एक सामाजिक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे होते 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 गुजरते हुए 1838 में इस घटनाक्रम का घटित होना संभव हुआ। तो कॉम्ट ये मानते थे कि जिस प्रकार से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या प्राकृतिक विज्ञानों में कुछ निश्चित नियमों के आधार पर सारी चीज़ें घटित होती हैं, किसी केमिकल को दूसरे केमिकल से रिएक्शन करने का अपना एक निश्चित तरीका होता है, मनमाने तरीके से रिएक्शन नहीं होते हैं। प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, बारिश हो रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, उमस हो रही है, जो भी हो रहा है उसके कुछ निश्चित नियम हैं। हो सकता है ये नियम कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर थोड़ा बहुत इनमें बदलाव आ जाए, लेकिन फिर भी इनका अपना एक निश्चित कार्य प्रणाली या नियम है। वैसे ही सामाजिक घटनाएं और समाज में होने वाली क्रियाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही घटित होती हैं। मनचाहे तरीके से, मनमाने तरीके से, अकस्मात आकस्मिक घटनाक्रम घटित नहीं होते हैं। ये प्रत्यक्षवादियों की अटूट अवधारणा थी, जिसके प्रमुख समर्थकों में, प्रमुख प्रवर्तकों में अगस्ट कॉम्ट का भी नाम आता है, अगस्ट कॉम्ट का ही नाम आता है। मैं भी घटा रहा हूँ, फिर से मैं कहता हूँ अगस्ट कॉम्ट का ही नाम आता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक नए स्वरूप में समझाने का प्रयास किया, प्रत्यक्षवाद के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास किया। यहाँ पर वैभव के जो प्रश्न थे, जो मैंने अपने ग्रुप में डाले भी हैं, उनके जवाब भी आपको आगे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं उसको हर चीज़ को पूरा क्लैरिफाई करूँगा आपके लिए, ताकि आप क्लैरिटी से हर चीज़ को समझ पाएँ। दूसरा है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली, यानी कि प्रत्यक्षवाद जो है वो घटनाओं की व्याख्या संयोग के आधार पर, अनुमान के आधार पर या कोई धार्मिक, तात्विक या कोई अलौकिक आधार पर नहीं करता है, बल्कि वो घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण करके उसके पश्चात घटनाओं के ऊपर अपना कोई भी ज्ञान जो है वो बखान करता है, ज्ञान देता है। और ऐसा सभी प्रत्यक्षवादी, विशेषकर कॉम्ट की ये मान्यता थी कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक नियमों से निर्देशित एवं संचालित होती हैं और सामाजिक जीवन में भी उसी तरह से परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में होता है। तो हमें करना क्या है? हमें केवल उन घटनाक्रम के सीक्वेंस को ढूंढना है, हमें उन घटना के पीछे छुपे कार्य कारण संबंधों को ढूंढना है, जो सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख कार्य भी है। आपने सामाजिक अनुसंधान का पेपर पढ़ा है और मैंने ही आपको पढ़ाया है, और मैंने बार बार ये बात कही कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत समाजशास्त्र में जो भी बातें की जाती है, एक पूर्ण अनुसंधान के पश्चात, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसंधान के पश्चात बात की जाती है। ऐसे ही कोई घटनाक्रम के बारे में बात नहीं की जाती है। तो इसलिए अध्ययन की जो वैज्ञानिक प्रणाली है, वह अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें घटनाओं के कारण ढूंढने की अपेक्षा उसके निरीक्षण, वर्गीकरण इत्यादि पर अधिक जोर दिया जाता है कि भाई घटनाओं को हम ऐसे ढूंढे, इससे अच्छा है पहले घटनाओं से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर लें। अवलोकन के पहले तो अवलोकन तो करना ही है। अनुसंधान शुरू ही अवलोकन पे होता है और अंत में जाकर खत्म ही अवलोकन पर होता है, अगर थोड़ा सा भी याद है सामाजिक अनुसंधान का पेपर तो। क्योंकि तथ्य संकलित करने के लिए भी हमें अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और तथ्य के अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए भी हमें अवलोकन या ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ेगा। तो तथ्य को एकत्रित करें, उसे वर्गीकरण करें, उसका निरीक्षण करें, वर्गीकरण करें, उसके पश्चात उसके निष्कर्ष निकालें। ये सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। तो एक वैज्ञानिक प्रणाली है, वैज्ञानिक साधन है।
और अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप मेरे सेकेंड ईयर की यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। यूट्यूब चैनल पर मैंने सेकेंड ईयर के जो भी सामाजिक अनुसंधान के जो मैंने वीडियो अपलोड किए आप उनको सुन सकते हैं। अपने कॉलेज का जो चैनल है उसमें आप सुन सकते हैं उसको। तो आपको फिर से कुछ चीज़ें जो है वो रिमाइंड अपने वापस आपकी रिमाइंड हो जाएगी, आपकी बातें वो आपको फिर से क्लिक कर जाएगी कि मैंने क्या कहा था उसको। तीसरा है तार्किक व्याख्या पर बल। सामाजिक अनुसंधान का जो पेपर हमने किया था उसमें भी हमने इस चीज़ को देखा था, पढ़ा था, और कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में भी, इसीलिए सेकेंड ईयर के पेपर में कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद आता है। कॉम्ट ने भी प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को जो है अधिक महत्व दिया है, और वो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है उसमें एक विशेष तर्क शक्ति होती है, एक पद्धति है, तर्क पद्धति जो पहले थी भी अध्ययन को सत्य की खोज के लिए। तो कहते हैं कि कॉम्ट ये मानते थे कि व्यक्ति को अपनी इस तार्किक व्याख्या पर भी, क्योंकि कई बार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है उसमें तर्क शक्ति का अपना होना बहुत अनिवार्य है। तो तर्क पर आश्रित प्रत्यक्षवाद को वो उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्ट ने जो है इसमें बढ़ावा देने की बात की है। और वो ये मानते भी थे कि ये जो अपने धर्म का जो आधार है या कोई नैतिक जो विश्वास है या आपके हैं, कॉम्ट मानते थे कि ये कहीं ना कहीं मानव की प्रगति के लिए या उसकी उन्नति के लिए आवश्यक है। कहीं उन्होंने धर्म को पूरी तरह से नकारा नहीं था। उन्होंने धर्म को कोई मार्क्स की तरह, कार्ल मार्क्स ने जैसे ओपियम की संज्ञा दी थी धर्म को, ओपियम यानी कि अफीम की संज्ञा दी थी, वैसे कॉम्ट ने नहीं माना था। हालांकि मार्क्स कॉम्ट के बाद में आए थे, लेकिन कॉम्ट ने धर्म को व्यक्ति की प्रगति और उन्नति के लिए आवश्यक माना। यहां एक स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने अलौकिक शक्ति के रूप में उसको नहीं माना, पर व्यक्ति के सामाजिक तौर पर नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने माना कि धर्म का कहीं ना कहीं होना भी अनिवार्य है। इसके आगे के बिंदुओं पर हम इस पर बात करेंगे भी। तो समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर पर आने के लिए ये बहुत अनिवार्य वो मानते थे कि इसको हम जो है धर्म जो है ये जो प्रत्यक्षवाद है ये धर्म और इसकी व्याख्या उस रूप में न करके वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तार्किकता के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर वैज्ञानिकता को मानते हुए इसमें आगे बढ़े और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें। एक और जो दूसरी इसकी और अलग विशेषता है वो है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन है। अब यहाँ पर सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन की बात, अगर आप मेरे उस ऑडियो को सुने हैं और नहीं सुने हैं तो ग्रुप में देख लीजिए, वो ऑडियो मैंने डाला है, उस ऑडियो को फिर से आप सुनिए, क्योंकि अब तो हर चीज़ रिकॉर्डेड है। ऐसा तो है नहीं कि अब कोई चीज़ आप बटन दबाएंगे आपको रिकॉर्ड चालू हो जाएगा और आप उसको सुन लेंगे। मैंने एक चीज़ कही थी और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक औपचारिक विषय के रूप में सामने कॉम्ट लेके आए, इसीलिए हमने पुनर्जागरण पर बात की, इसीलिए हमने समाजशास्त्र के उद्भव के विभिन्न चरणों की बात की, व्यक्ति के विचारों पर, व्यक्ति की सोच पर, प्रत्येक अवधारणाओं पर आपको स्पष्ट हो गया होगा उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में तात्कालिक कारकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और उस वक्त का जो तात्कालिक समाज का स्वरूप था वो इस प्रकार का स्वरूप था कि कॉम्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते थे कि हमें वर्तमान समाज में वो जो कूपमंडूकता आ गई थी, एक प्रकार की जकड़न की अवस्था आ गई थी, धार्मिक कट्टरता की अवस्था आ गई थी, इन सब से हटकर फिर से एक नवीन समाज का निर्माण करना है। और इसीलिए संभवतः 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन भी किया गया। और ये सारे प्रत्यक्षवादी जो थे वो ये मानते थे कि मानव समाजों, जो कि उस वक्त विशेषकर उस वक्त के यूरोप के जो समाज में जो ये पुनर्जागरण ये सब चल रहा था, इसकी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति करना बहुत जरूरी है। और ये उन्नति तभी होगी जबकि हम वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज की समस्याओं की, सामाजिक प्रक्रियाओं को हम नए सिरे से बनाकर उनका पुनर्निर्माण करेंगे।
और समाज में कहीं कोई जिसको कहते हैं कि भेदभाव या ऊंच नीच की अवस्था या भय का वातावरण, जैसा चर्च का भय था पुनर्जागरण में हमने पढ़ा है, या एक स्वार्थपन हर जगह पर था, पैसे वालों का बोलबाला था, ये सारी जो चीज़ें थी, कॉम्ट चाहते थे कि उसके स्थान पर बिल्कुल एक नए समाज का निर्माण हो जिसमें प्रेम, सद्भावना, सहयोग इत्यादि हो, और इस रूप में समाज का एक नया स्वरूप हमारे सामने आए। तो इसलिए कॉम्ट ने कहीं न कहीं सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के रूप में भी प्रत्यक्षवाद को समझने का प्रयास किया। हालांकि मैंने जैसा अपने रिकॉर्ड में कहा कि बीच में कॉम्ट काफ़ी प्रभावित भी हुए थे, मेंटली हैरेस भी हुए थे, पारिवारिक वजह से काफ़ी दुखी रहे, वो पत्नी से तलाक हुआ, फिर उनको थोड़ा मानसिक कोई बीमारी भी हो गई थी, तो साल भर लगभग उनका उसमें ठीक होने में उनको टाइम लग गया। फिर उनके जीवन में एक वो वॉक्स करके एक महिला जो थी, डी वॉक्स पूरा नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, वो महिला जो थी वो उनके जीवन में आई। तो इस तरह से उन्होंने, वो महिला बहुत ही मतलब अच्छी महिला थी, होनहार महिला, बड़ी दयालु महिला थी, उसका उनके ऊपर जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसके प्रभाव के फलस्वरूप जो है कॉम्ट कहीं ना कहीं उससे इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उसको कहीं ना कहीं धर्म और इसकी बातें भी उन्होंने उसको मानना शुरू कर दिया था। लेकिन वो धर्म की बात का मतलब क्या है कि वो धर्म का मतलब वो अलौकिक शक्ति में विश्वास वाला धर्म की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मानवता के या मानव समाज की नैतिक उत्थान के लिए धर्म की आवश्यकता पर बात करते थे। तो वो जो महिला थी हाँ यार, क्लोटाइल डी वॉक्स, उस महिला का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को माना कि सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के रूप में जो है हम इसको समझ सकते हैं, ये वो बेसिकली बताना चाहते थे प्रत्यक्षवाद के रूप में। इसके अलावा और भी कुछ बिंदु हैं समाज में, कुछ निश्चित नियम होते हैं, इस पर मैंने बात की, अध्ययन विज्ञान की वैज्ञानिक प्रणाली है बात की, तार्किक व्याख्या पर बल बात की, सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के रूप में बात की, और अब 3 बिंदु इसमें और रहे हैं, और इसके बाद में इसकी समालोचनाएं वगैरह रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मैंने काफ़ी डिटेल में आपके इसके बारे में बात की है, और ये मज़ा भैया तब तक नहीं आएगा जब तक यार आप लोग इसको सीरियसली नहीं लोगे। इसको थोड़ा सुनो, इसको पढ़ो यार। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे किताब पढ़ के बात कर लेंगे, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप केवल इन थियरीज़ को, भले ही आप बाद में समाजशास्त्र में आगे नहीं बढ़े, आप कोई दूसरे विषय में या कहीं और आप कोई दूसरे विषय का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन आप इस थियरीज़ को, ये थियरीज़ बहुत अच्छी थियरीज़ है, और थियरीज़ मेरा प्रिय टॉपिक भी है। 97 से मैं थियरीज़ का पेपर पढ़ा रहा हूँ, थिंकर्स का पेपर पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़, क्योंकि हर वक्त कुछ नई चीज़ निकल के आती है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ें, इसको थोड़ा सुने, और अगर कोई भी संशय हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा, और साथ ही साथ में अपना फीडबैक भी अवश्य दें। आज के लिए मित्रों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।